स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज आ जाता है, जब उनके स्ट्रक्चर के अंदर कोई फ्रैक्चर आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि वो डीफॉर्म हुई है। तो सोच आप देखें कि डीफॉर्मेशन इसका मतलब है कि सिर्फ पॉलीमर्स पे तो नहीं हो सकती, डीफॉर्मेशन तो किसी स्ट्रक्चर में भी हो सकती है, डीफॉर्मेशन तो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर भी हो सकती है, एक परफेक्ट सॉलिड में भी हो सकती है, एक लिक्विड भी डीफॉर्म हो सकता है। मतलब कि जो उसका जिस कंटेनर में आप उसको डालते हैं वो तो उसकी शेप अडॉप्ट कर लेता है, उसकी अपनी तो कोई शेप ही नहीं होती। तो इस तरह से जो मैकेनोकेमिस्ट्री है वो हर जो मटेरियल होगा, जितने मटेरियल्स की टाइप होंगी वो उसके अंदर इन्वॉल्व होगी। तो ये जो फिनोमेना है ये सिर्फ आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे बल्कि ये ब्रॉडर सेंस में हम इस फिनोमेना को अप्लाई कर सकते हैं। या आप इसको यूं कह सकते हैं कि जो इसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन कॉन्सेप्ट्स की जो यूटिलाइजेशन होती है वो सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि अगर ये पॉलीमर्स में हमने किया तो ये सिर्फ पॉलीमर तक रिस्ट्रिक्टेड है, यू कैन अप्लाई द फिनोमेना एनीवेयर वेयर यू नीड इट। ठीक, सो अब इस बात से कि ये जो केमिकल और मैकेनिकल बिहेवियर होता है ये हर सब्सटेंस के ऊपर एक्ट कर सकता है। द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क इज स्टडीड बाय कीमोमैकेनिक्स। ठीक है, अगर हम इसको कहते हैं कि ये कीमोमैकेनिक्स है तो कीमोमैकेनिक्स के अंदर क्या चीज होगा, ये दो चीज आ गई ना, एक मैकेनोकेमिकल, ठीक है, मैकेनोकेमिस्ट्री आ गई, और एक कीमोमैकेनिक्स आ गई। इसका मतलब है कि दोनों टर्म बेसिकली इंटरकन्वर्टेबल टर्म्स है कि अगर हम मैकेनोकेमिस्ट्री कहते हैं या हम उसको कीमोमैकेनिक्स कहते हैं तो हमारा मतलब क्या है, हमारा मतलब दोनों केसेस में यही है कि हम उसकी केमिकल फॉर्मेशन एंड मैकेनिकल बिहेवियर, हम इस चीज को डायरेक्ट रिलेट करना चाह रहे हैं। जैसे आप लोगों ने मटेरियल्स के केस में एक टर्म सुनी होगी जिसको हम कहते हैं थर्मोमैकेनिकल। ठीक है, थर्मोमैकेनिकल की टर्म से वो लोग ज्यादा वाकिफ होंगे जिन्होंने कभी पॉलीमर्स पे या मटेरियल्स पे, आप लोगों ने जब कोई अपनी प्रीवियस जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें काम किया होगा तो आपने थर्मल बिहेवियर भी स्टडी किया होगा और आपने मैकेनिकल भी स्टडी किया होगा। तो उसमें हम कहते हैं थर्मोमैकेनिकल, मतलब उस चीज की आपके लिए थर्मल इंपॉर्टेंस भी है एंड द मैकेनिकल इंपॉर्टेंस भी है। इसी तरह से ये जो वर्ड है कीमोमैकेनिक्स, इसका मतलब है कि द स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्प्ले द एक्चुअल करेक्टर ऑफ द मटेरियल। तो इसलिए जो कीमोमैकेनिक्स है वो एक ऐसी, मतलब ये बेसिकली आप मैकेनोकेमिस्ट्री और कीमोमैकेनिक्स, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दिस इज द सेम टर्म, ये सिर्फ हमने इस टर्म को हाईलाइट करने के लिए उसको जो है वो मैकेनोकेमिस्ट्री कह देते हैं, बिकॉज हियर वी आर मेनली कंसर्न टुवर्ड्स द मैकेनिकल बिहेवियर। और अगर आप कीमोमैकेनिक्स कहते हैं तो यू वुड हैव द सेम मीनिंग, बट आपका फोकस किस पे आ गया, आप उस केमिकल एनर्जी की यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं फॉर द मैकेनिकल बिहेवियर। तो इसलिए इसकी डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ द केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क कर ले तो भी आप एक तरह से मैकेनोकेमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं या कीमोमैकेनिक्स को स्टडी कर रहे हैं। और अगर आपका मैकेनिकल जो बिहेवियर है वो आप मैकेनिकल बिहेवियर या किसी कोई डीफॉर्मेशन या कोई स्ट्रेस आता है तो इन टर्न क्या होता है, कोई बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, तो फिर भी वही इफेक्ट आ रहा है। अगर आप किसी बायोलॉजिकली, अगर मैं आपको अब बताऊं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बोन फ्रैक्चर होती है, ठीक है, तो जब बोन फ्रैक्चर हुई है तो बोन किस वजह से फ्रैक्चर हुई है, बोन बेसिकली फ्रैक्चर तो इसलिए हुई ना कि उसको सडन शॉक मिला इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एकदम से ज्यादा एनर्जी आ गई जो उसकी बर्दाश्त से बाहर थी तो वो टूट गई। ठीक, अब हुआ क्या, मैकेनिकल डिफॉर्मेशन, बिकॉज बोन इज नॉट इन नाउ इन इट्स रियल स्टेट। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखें तो बोन ब्रेक कर गई है ना, तो बॉन्ड भी तो ब्रेक कर गए, तो जब बॉन्ड ब्रेक कर गए तो अब तो स्ट्रक्चर भी सेम नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि दिस इज वेरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन विद ईच अदर, कि जब मैकेनिकल बिहेवियर ने एक्ट किया है तो एक्ट कहाँ पे किया, जाके केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर। और अगर केमिकली कोई चीज डिस्टर्ब हो जाती है तो आप उसको क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उसका मैकेनिकल बिहेवियर सेम नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये केमिकली टू मैकेनिकली एंड मैकेनिकल टू केमिकल, तो ये जो बिहेवियर है पॉलीमर्स का, इसको जो है हम कीमोमैकेनिक्स या फिर मैकेनोकेमिस्ट्री दोनों कह सकते हैं। तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं कि मैकेनोकेमिस्ट्री है क्या, ठीक है, सो मैकेनोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द साइंस डीलिंग विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सब्सटेंसेस दैट अकर अंडर द इफेक्ट ऑफ द मैकेनिकल फोर्सेस। सो दैट बिकम्स वेरी क्लियर कि जो मैकेनोकेमिस्ट्री है बेसिकली वो एक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ द सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल फोर्सेस, या आप मैकेनिकल फोर्सेस को यूज करते हुए अगर केमिकली उसको स्ट्रक्चर को
डीफॉर्म कर लेते हैं तो दैट इज द मैकेनिकल केमिस्ट्री अगेन। ठीक है, तो दो टर्म इसके लिए हम कर सकते हैं कि अगर आप ये कहें कि ये फिर मैकेनोकेमिकल अगर एस्पेक्ट है तो इसके साथ साथ ये कीमो मैकेनिक्स भी जो है दैट इज द सेम टर्मिनोलॉजी विच कैन बी यूज्ड फॉर इट। अच्छा, अब ये टर्मिनोलॉजी डिफरेंट क्यों आ रही है? ये टर्मिनोलॉजी इसलिए डिफरेंट आती है बिकॉज यू नो ये जो साइंस है ये उस तरह से इमर्ज्ड फॉर्म नहीं होती जिस तरह से आप कहें कि न्यूटन का लॉ है और लॉ के अंदर चेंज नहीं है, बिकॉज दिस इज द वेरी इमर्जिंग फील्ड। ये जो इसके अंदर ये जो चीजें डेवलप हो रही हैं दे आर अंडर द स्टडी। ये इनको 2 decades 3 decades इतने इनको अभी ईयर स्पैन हुए हैं। दीज आर नॉट यू नो सेंचुरीज अगो थिंग्स के हम कहें कि एक सदी पहले ये साइंटिस्ट ने कर लिया था। नो, एज दिस इज अ वेरी इमर्जिंग साइंस। जब मैंने आपको कॉम्पोजिट कराया था तो मैंने आपको कहा था कि जो पॉलीमर की एक एडवांस फॉर्म फिर कॉम्पोजिट है। ठीक है, तो इसी तरह से ये फिर ये जो इसकी टर्मिनोलॉजीज हैं ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो अभी एक तरह से आप कहें कि यू नो अंडर डेवलप्ड कंडीशन है। तो ये अभी ये डेवलपिंग स्टेज पे है और ये इनके अंदर इस तरह से डिफरेंट चेंजेस जो है वी कैन एक्सपेक्ट इवन इन द नियर 10 years के इसके अंदर और चेंजेस आई और इसके अंदर हमको स्टडी सब्जेक्ट कर रहे हो बिकॉज दिस इज द फील्ड विच इज एक्चुअली बीइंग स्टडीड और बीइंग इन्वेस्टिगेटेड नाउअडेज अ लॉट। तो इस तरह से ये जो मैकेनिकल केमिस्ट्री है यू कैन डिफाइन इट इन दिस एस्पेक्ट इन। अच्छा, अब ये जो पॉलीमर्स हैं तो एक तो वो पॉलीमर्स है ना जिनको हम कहते हैं कि अच्छा हम आप इसको यूटिलाइज कर ले, किसी टेक्नोलॉजी में यूज कर ले, घरों में यूज कर ले, मतलब डोमेस्टिक यूज कर ले या कंस्ट्रक्शनल यूज कर ले, तो ये वो तो डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स आते हैं। और एक पॉलीमर की बहुत ही बड़ी ब्रांच और बहुत ही प्रोमिनेंट ब्रांच है जो बायोकेमिस्ट्री में है। ठीक है, मतलब बायोकेमिस्ट्री से मतलब ये है कि जो हमारे अंदर पूरे के पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है हमारा, तो वो सारे का सारा तो अमाइनो एसिड्स की यूनिट्स की रेप्लिकेशन से बना हुआ है, वो पॉलीमराइज्ड यूनिट है। तो इस तरह से हम खुद भी एक तरह से आप कहें कि हम तो चलते फिरते पॉलीमर्स हैं। तो जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें मोलेकुलर बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ये सारी की सारी जो है अगर अब आप इनको कैटेगराइज करें कि अगर हमारा कोई फंक्शन है, हमारा स्ट्रक्चर है, तो किसी ना किसी फॉर्म में वो मैकेनोकेमिस्ट्री को यूटिलाइज कर रहे होते हैं या उन फंक्शंस को या इस फेनोमेना को यूज कर रहे होते हैं। तो यू नो कि मैंने आपसे बिल्कुल स्टार्ट में कहा कि हम खुद भी पॉलीमेरिक मटेरियल हैं और हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, वो काम हमारी एक डेली रूटीन से स्टार्ट होते हैं और हमारे मेंटल वर्क, हमारे सोने जागने, हमारे खाने और हर चीज के अंदर वो जो है वो यूटिलाइज हो रहे हैं। तो ये बहुत सारे जो काम है ये जो लिविंग बॉडीज परफॉर्म कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे होते हैं? तो इस वजह से कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास हमने एनर्जी इनटेक की होती है वो बेसिकली उस एनर्जी का एक तरह से आउटपुट होता है। हम जो बहुत सारी हम फूड लेते हैं तो वो क्या है बेसिकली वो हम बहुत सारे फूड देखें वो पॉलीमेरिक फॉर्म में ही हम उनको लेते हैं, फिर हम उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसी तरह से हमारे बहुत सारे फंक्शन है जो ऐसी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल हम अगर स्लीप डिप्राइव्ड है, हमें नींद पूरी नहीं है तो हमारे फंक्शन सही नहीं है। फंक्शन सही ना होने का मतलब क्या है? हमारी एनर्जी ठीक नहीं आती। अगर हमारी एनर्जी, हम कहते हैं ना आज बहुत कोई फुल फॉर्म में है तो वो अपने काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। So that's actually the conversion of the energy into something useful. और जिस दिन आप डाउन फील करेंगे you cannot do anything because you don't have the energy to do that task. तो इस तरह से जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं वो भी इस मैकेनोकेमिस्ट्री के ये कीमोमैकेनिक्स के फिनोमेना को यूज कर रहे होते हैं फॉर परफॉर्मिंग द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एनर्जी। और यहाँ पे ये जो एनर्जीज होती है वो पूरी की पूरी उसकी जो कन्फर्मेशनल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं सुप्रामोलेकुलर ऑर्गेनाइजेशन से लेके उसके मैकेनिकल वर्क को परफॉर्म करने तक वो यूज होती हैं। अच्छा, आप अभी इसमें एक टर्म देखेंगे सुप्रामोलेकुलर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। सुप्रामोलेकुलर स्ट्रक्चर्स भी मैंने आपको बताया था कि सुप्रामोलिक्यूल्स भी बेसिकली एक आप कहने के एक लार्ज या पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन जो सुप्रा मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बेसिक डिफरेंस ये होता है रेगुलर या कन्वेंशनल पॉलीमर्स के साथ कि जो पॉलीमर कन्वेंशनल पॉलीमर्स होते हैं उनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग एसेंशियल होती है, लेकिन जो सुप्रा मॉलिक्यूल्स होते हैं दे डोंट नीड एसेंशियली द कोवलेंट बॉन्डिंग। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि रेपिटेशन से एक जाइंट शेप में आ जाता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कोवलेंटली ही बॉन्डेड हो तो उसको हम सुप्रा मॉलिक्यूल कह सकते हैं। सो व्हाट यू एक्चुअली नीड टू रियलाइज दैट द साइंस ऑफ द बिगर थिंग्स, द साइंस ऑफ द बिगर मॉलिक्यूल्स इज दैट ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये जो बिगर मॉलिक्यूल्स हैं ये फिर जरूरी नहीं है कि ये हमेशा कोवलेंट बॉन्डिंग या उससे बने हो। अगर बने हैं तो वेल डेफिनेटली दे आर द पॉलीमर्स, नहीं बने तो वी मे हैव अनदर टर्मिनोलॉजी फॉर दैट
विच इज नोन एज द सुप्रामोलिक्यूल्स। तो सुप्रामोलिक्यूल्स होते हैं, उसमें जो मेन फोर्सेस होती हैं, सम अदर फोर्सेस विच कैन एक्ट एज मेन फोर्सेस एज वेल। तो इस तरह से ये जो हमारी ये जो पूरा बायोकेमिस्ट्री है, ये पूरा मटेरियल्स है, इसके अंदर ये पूरे का पूरी चीज जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द मैकेनोकेमिकल प्रोसेसेस। जो प्रोसेसेस इफेक्ट होते हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है मैकेनिकल स्ट्रेस। तो अगर मैकेनिकल स्ट्रेस है तो मैकेनिकल स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है एनवायरनमेंट के ऊपर। जो भी उस मटेरियल का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है, मैकेनिकल स्ट्रेस डायरेक्टली उस चीज से रिलेट कर रहा होता है, ठीक है, चाहे अब वो चीज पॉलीमर है या पॉलीमर या कोई मैक्रोमॉलिक्यूल है। तो जो मैकेनिकल एनर्जीज होती हैं वो आप कह लें कि सबसे ज्यादा या सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो इसके अंदर प्ले करती हैं। और जब मैकेनिकल ये जो होता है सराउंडिंग, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये उसके अंदर मैकेनिकल अगर स्ट्रेस इन्वॉल्व है या मैकेनिकल डिफॉर्मेशन हो रही है तो ये उसके अंदर कोई ना कोई एक्टिव साइट प्रोड्यूस करता है, जिसको हम एक्टिव सेंटर भी कह देते हैं। तो इस केस के अंदर जब हम उसके अंदर कोई एक्टिव सेंटर प्रोड्यूस कर देते हैं तो इसका मतलब है कि अब जो सारी की सारी टेंशन या जो स्ट्रेस होता है वो उस एरिया के अंदर लोकेट हो सकता है, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग है वो सारी की सारी उस एरिया को इफेक्ट कर सकती है। अगर मैं आपको इसकी बायोलॉजिकल एग्जांपल दूं तो आप देखें कि कभी जब आप बहुत थके होते हैं या आप बहुत ज्यादा कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या फिजिकल वर्क करें, बहुत ज्यादा वॉक करें, तो आपने देखा है कि बाजू में या लेग्स के अंदर क्रैम्प्स आ जाते हैं, ठीक है। अब वो जो क्रैम्प्स होते हैं बेसिकली क्या होती है, क्रैम्प्स जो है वो मसल्स होते हैं, जब आपके स्ट्रेच कर जाते हैं और वो स्टिफ कर जाते हैं तो उसकी वजह से क्रैम्प डेवलप होता है, ठीक है। अब वो क्रैम्प जो होता है एक टेम्परेरी सिचुएशन होती है जिसमें आपके मसल स्टिफ हो जाते हैं एंड दे यू आर अनएबल टू डू समथिंग अनलेस कि वो रिलैक्स हो। अब इसका मतलब ये है कि बेसिकली वो स्ट्रेस कहाँ से आया, वो एनवायरनमेंट से आया, ठीक है। बिकॉज जब हमने बहुत ज्यादा काम किया तो अब आपकी पूरी बॉडी तो एकदम से स्टिफ नहीं हो सकती, ठीक। तो स्टिफनेस कहाँ पे आई, स्टिफनेस आई एक लोकलाइज्ड एरिया के ऊपर। अब वो जो लोकलाइज्ड एरिया होता है वो भी एक तरह से आप कहें कि बायोलॉजिकली अगर आप देखें तो वो एरिया भी लोकेटेड एरिया होता है। मतलब वो आपकी जो है वो ऐसा नहीं है कि वो आपकी जो है वो एंकल के ऊपर, एंकल को तो जाहिर है वो नहीं हो सकता ना, जहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होंगे वो उस एरिया को जो है बेसिकली हिट करता है। जहाँ जहाँ मसल्स की डेपोजिशन कम होती जाएगी वहाँ स्टिफनेस के चांसेस कम हो गए, तो जहाँ पे आपका मस्कुलर पार्ट ज्यादा होता है वहाँ पे क्रैम्प्स आ जाते हैं जो है, जिसकी वजह से जो वो जो एरिया होता है वो बहुत स्टिफ सा हो जाता है, ठीक है। और अब मैंने आपसे कहा है कि ये चीज बेसिकली डायरेक्टली रिलेट कर रही है विद द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट उसका क्या था, एनवायरनमेंट उसका ये था कि जब आपने बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क किया है या आपकी बॉडी ने कहीं बहुत ज्यादा काम किया है तो उसकी वजह से यू आर फटीग्ड, आप थक गए, ठीक है। और फिर थकने की वजह से क्या होगा, जो आर्टरीज होती हैं वो श्रिंक कर जाती हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट हो नहीं रही, मसल्स जो है वो ऑलरेडी एक टेंस सिचुएशन के आ जाते हैं। अब ये जो टेंस सिचुएशन क्रिएट हो रही है, दिस इज द मैकेनिकल बिहेवियर, ठीक है। और ये मैकेनिकल बिहेवियर क्यों आया, वो इसलिए आया कि वो जो आपने एक्सेसिव काम किया था तो उसकी वजह से, वो किया तो एक्सेसिव काम मैकेनिकली था लेकिन उसकी वजह से आपके केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से वो जो आर्टरीज होती हैं वो स्टिफ कर जाती हैं उस जगह के ऊपर, ब्लड सर्कुलेशन जब नहीं देगा तो वो जो मसल होता है वो टेम्परेरी आपका स्टिफ हो जाता है एंड दैट इज अनएबल टू डू एनीथिंग। नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि अगर मैकेनिकल बिहेवियर कहीं डिस्टर्ब हो जाता है तो इसका मतलब है कि योर मटेरियल विल स्टॉप वर्किंग। ये इसी तरह से ये जो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो क्यों होता है, बिकॉज योर हार्ट इज नो लॉन्गर वर्किंग। तो जब कोई चीज वर्क नहीं कर रही तो वो क्या हो रहा है, वो उसका मैकेनिकल फेलियर है। अब वो जो मैकेनिकल फेलियर होता है उसको चाहे आप कार्डियक फेलियर कह रहे हैं, आपका मस्कुलर फेलियर कह रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं, यू कैन नॉट रिवाइव। आप तब आप ठीक होंगे जब वो कंडीशन रिजॉल्व होगी, ठीक है। तो ये एक मेजर फैक्टर है। और अब ये जो मैंने आपको दोनों एग्जांपल्स दिए हैं कि ये जो कार्डियक अरेस्ट का है, ये जो मस्कुलर क्रैम्प्स हैं, तो ठीक है, ये मस्कुलर क्रैम्प्स और ये जो दोनों चीजें हैं ये बिल्कुल किससे रिलेट कर रही है, ये उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ रिलेट कर रही है। बिकॉज अगर एनवायरनमेंट ऐसा था, मतलब जैसे आपने वॉक की लेकिन आपने एक लिमिट के अंदर रह के वॉक की है, तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी कंज्यूम हुई थी वो तो पूरी बॉडी में डिसिपेट हुई है, पूरी बॉडी ने उस एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आप इतना नहीं थकेंगे, अगर आप नॉर्मल वॉक करेंगे तो आप नहीं थकेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी दिन एक्सेसिव चलना पड़ जाएगा तो तब ये कंडीशन हो सकती है, ये मतलब एक रेगुलर कंडीशन नहीं होगी।
तो इस तरह से आपका वो जो जिस एरिया या जिस बॉडी में वो सेंटर बनता है, ये जो मैंने आपको बताया ना क्रैम्प बना, और वो क्रैम्प सिर्फ मस्कुलर एरिया के अंदर बनेगा, तो वो क्या हो गया, वो उसकी लोकलाइज्ड या उसका एक्टिव सेंटर हो गया जहाँ पे वो डिफॉर्मेशन हुई है। इसी तरह से अगर मटेरियल जो होगा सिंथेटिक मटेरियल होगा भी, तो वहां भी सारे का सारा मटेरियल एकदम से फेल नहीं होता। कोई भी जो चीज होती है एकदम से देखिए फेलियर नहीं आएगा, बल्कि फेलियर का हमेशा कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा, और फिर उस सेंटर पॉइंट की वजह से जो चीजें हैं वो डीफॉर्म हो जाएगी। सो दिस इज नोन एज द मैकेनिकल स्ट्रेस बिहेवियर, ठीक है, जिसकी वजह से कोई ना कोई जो है वो उसके अंदर फेलियर आ सकता है। तो ये जो है ये जो पॉइंट है मैकेनिकल स्ट्रेस का, दिस वर्क्स लाइक दैट। उसके बाद आता था मैकेनिकल सॉलिसिटेशन। ये जो मैकेनिकल सॉलिसिटेशन होती है, इसमें ये होता है कि आपको यू नीड सम काइंड ऑफ कैरियर मीडियम, ठीक है, इसमें डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता, इसमें है कोई ना कोई कैरियर एक तरह से होता है जिसकी वजह से कोई चेंज जो है वो आ जाती है। सो इट रिप्रेजेंट्स अ डायरेक्ट एनर्जेटिक एक्शन ऑन द पॉली स्ट्रक्चर। जी अवैस। मैम जो मैकेनिकल स्ट्रेस है उसमें मतलब आप कह रही हैं कि जो साइड जो है वो मतलब डिस्टर्ब होगी, मतलब मैकेनिकल इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से, तो वहां से जो है वो उसकी होगा इफेक्ट वहां पे ज्यादा होगा। मैं ये कह रही हूँ कि जो आपका सेंटर बनेगा ना, जो सेंटर बनेगा, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन जैसे है, उसमें जो आयरन है वहां पे, जैसे हम आमतौर पे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें कहते हैं कि जहाँ पे जो है वो आयरन के डेंट वगैरह पड़े होंगे तो वहां पे जो है वो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देगी आयरन के। तो इज इट अ मैकेनिकल स्ट्रेस? No, that is actually not a mechanical stress, that is the chemical behavior। वो जो उसमें रिएक्शन हो रहा है वो तो केमिकल रिएक्शन है ना, जिसको हम बेसिकली वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कह देते हैं। एक मिनट, ये मुझे विंडोज को ठीक करने दे। वो मैकेनिकल नहीं है, ठीक है। हाँ, मैकेनिकल वो, अब मैं आपको बताती हूँ आप उसको मैकेनिकल कैसे कह सकते हैं। आप उसको एक फॉर्म में मैकेनिकल कह सकते हैं। आपको पता है जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो वहां पे इजीली हो सकता है जहां पे ऑक्सीजन और ये हाइड्रोक्सिल दोनों फैक्टर्स इकट्ठे प्रेजेंट हो, मतलब जहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट हो वहां पे इजीली हो सकता है। जिस जगह पे डेंट पड़ा होगा वहां पे जो डेंट इज नॉट द कॉज ऑफ दैट फेलियर, वो जो डेंट होगा जहां पे प्रेजेंट होगा वहां पे वो जो ऑक्सीजन डेपोजिशन होती है या जो मॉइस्चर के कलेक्शन के चांसेस होते हैं वो वहां पे ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए उस एरिया में या उस जगह पे वो ज्यादा होता है। तो वो एक्चुअली मैकेनिकल फिनोमेना नहीं है, वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है, नॉट एक्चुअली द मैकेनिकल फिनोमेना। जी ठीक है। वो वैसे वो इस प्लेस पे आई टोल्ड यू कि वो होता वहां पे इसलिए ज्यादा है बिकॉज वो चूंकि वहां पे कलेक्शन ज्यादा हो जाएगी जहां पे इस तरह से प्रेजेंट है, तो फिर इसलिए वहां पे चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। एनीवेज अगर कोई ऐसा जैसे प्लेन सरफेस है, ठीक है, और प्लेन सरफेस है और आप उसके ऊपर मतलब आयरन मेड कोई प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई डेंट नहीं है, आप उसको उठा के छत पे रखा है, धूप पड़े बारिश पड़े तो रस्टिंग उसकी भी होगी और उसकी बड़ी फास्ट रस्टिंग हो जाएगी बिकॉज द एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो उसमें आ जाएंगे। लेकिन ये प्योर जो हो रहा है ये इलेक्ट्रोकेमिकल एक रिएक्शन हो रहा होता है जिसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसकी वजह से हो रहा होता है, उसमें उसका जो है मैकेनिकल बिहेवियर जो होता है वो इफेक्ट नहीं कर रहा होता। मैकेनिकली उसकी एक चीज इफेक्ट जरूर कर रही होती है बिकॉज दैट इज द सरफेस, बिकॉज वो मेटल की अगर सरफेस है तो वहां पे इजीली हो जाएगा। आपको पता है अगर वो वुड या कोई और मटेरियल होगा तो वहां पे रस्टिंग नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन दैट फिनोमेना। एनी हाउ दैट इज नॉट मैकेनिकल। तो ये जो मैकेनिकल स्ट्रेस मैंने आपसे कहा है वो मैंने आपको ये बताया कि जब भी कोई देखिए जब भी कहीं पे डिफॉर्मेशन या कोई ऐसी होती है तो उसका एक सेंटर पॉइंट होता है। जैसे अर्थक्वेक आता है तो कहते हैं ना कि उसका सेंटर पॉइंट ये वाला था, ठीक है। इसी तरह से ये जो मैकेनिकल का मैंने आपको ये बताया है कि एक चीज होती है उसका जो सेंटर पॉइंट बनता है, ठीक है। अब अगर जो क्रैम्प्स की जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ तो देखिए मसल्स तो आपकी बॉडी में बहुत सारी जगहों पे प्रेजेंट थे, ठीक है। लेकिन अगर आपने जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि आपने वॉक किया तो आपने यूज अपनी लेग्स किए हैं, ठीक है। जब आपने लेग्स यूज किए हैं तो आपको पता है कि हर जगह पे तो प्रेशर एक जैसा नहीं आता, तो इसलिए जो एरिया होता है वो लोकलाइज्ड हो जाता है, वो स्पेसिफाइड होता है। उसको जो सराउंडिंग वाला एरिया होता है ना, जो उसको सपोर्ट करने वाला एरिया होता है
वो बेसिकली उसको लीड करता है वहां पे स्ट्रेस जनरेट करने में। अगर जैसे मैंने आपसे कहा कि पूरे के पूरे में एनर्जी डिसिपेट हो जाए, जो मैकेनिकल वर्क है वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो फिर तो उस क्रैम्प्स के बनने की कोई वजह ही नहीं रहती। लेकिन चूंकि वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, कहीं पे वो वीक है, कहीं पे वो ज्यादा है, तो फिर इसलिए वो जो एरिया होता है ना सराउंडिंग, वो उस जगह को लीड कर देता है कि जहाँ पे चांसेस हो कि जो है मसल्स कॉम्पैक्ट मसल्स होंगे, तो वहां पे उसको एक तरह से डायरेक्शन दे देगा कि इस एरिया में ये इस जगह के मसल्स होते हैं वो स्टिफ हो सकते हैं। तो that's how the mechanical stress can be affected by the environment. फिर मैंने आपसे कहा कि जो मैकेनिकल सॉलिसिटेशन होती है ये रिप्रेजेंट करती है एक डायरेक्ट एनर्जेटिक एक्शन को ऑन द पॉली स्ट्रक्चर which determine the excitation of the chemical bond, their broken and reorganization of the whole structure. तो ये वो वाला फैक्टर होता है जिसमें ये एक डायरेक्ट कोई इसमें सेंटर नहीं होता, बल्कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एज अ फैसिलिटेटर जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो मैकेनिकल सॉलिसिटेशन होती है बेसिकली इसमें मैकेनिकली उसकी डिफॉर्मेशन में बहुत सारे सराउंडिंग के फैक्टर्स होते हैं जो उसको इकट्ठे होके किसी एक जगह पे डिफॉर्मेशन कर सकते हैं या उसका फेलियर कर सकते हैं। तो दिस इज अ डायरेक्ट एनर्जेटिक एक्शन ऑन द पॉली स्ट्रक्चर डिटरमिनिंग द एक्साइटेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। अभी ये देखें, पहले बॉन्ड्स की एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन के बाद उनकी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, उनकी ब्रेकिंग हो सकती है, और इस तरह से वो अपना स्ट्रक्चर होता है वो स्विच कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आपने मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई किया और वो स्ट्रेस वहीं पे जहां आपने एग्जैक्ट हिट किया वहीं पे हो गया और वो ब्रेक कर गया, बल्कि जो एनर्जी प्रोवाइड की थी वो एनर्जी तो थी, उसने एरिया पहले देखा कि कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे ब्रेकिंग के चांसेस ज्यादा है। तो इस तरह दे हेल्प टू डिटरमिन that position or that part जहाँ पे इसको हम इजीली कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वो फैसिलिटेटर्स होती है, ये फैसिलिटेशन होती है कि जो क्रैक होता है ये उसको लीड कर देना कि फलां जगह जो है वो थोड़ी वीक जगह है और ये उसको केमिकली उस जगह पे ले जाना या इस तरह, जिसकी वजह से वो वहाँ ब्रेकिंग की चांस। जैसे आपके पास जो प्लास्टिक की मटेरियल होता है, प्लास्टिक की गुड्स होती हैं, कोई बकेट देख लें, टब देख लें, या कोई ऐसी ट्रेस देख लें जिनके ओपन रिजेस होती है, मतलब जिनके किनारे जो हैं वो ओपन होते हैं, तो आप देखें कि उनके अंदर अक्सर जो क्रैक डेवलप होता है वो उन रिजेस, उन किनारों से हो रहा होता है, ठीक है, उस प्लेस पे हो रहा होता है। या फिर ऐसी जैसे बकेट की मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि उसका बॉटम जो होता है, उसका जो पैंदा होता है, वो अगर वीक है तो वहां पे सेंटर में क्रैक डेवलप हो सकता है, सेंटर के अंदर डेवलप होगा, लेकिन जहां पे वो स्ट्रांग होता है वहां पे नहीं होगा। इसी तरह जो बाल्टी होगी उसकी आप देखें कि अगर पानी की बहुत भरी हुई ड्रैग करें तो साइड पे क्रैक डेवलप होगा एकदम से, मतलब वो जो पूरी की पूरी अंदर वाली जगह है वहां पे डेवलप नहीं होगा, जहाँ पे किनारे होंगे वहां से डेवलप हो सकता है। तो ये होती है कि वो जो क्रैक होता है बेसिकली खुद ही डायरेक्ट कर देता है, वो जो एनर्जी होती है वो डायरेक्ट कर जाती है वहां पे जहाँ पे मटेरियल वीक होता है, और वहां से वो मैकेनिकली उसको स्प्रेड होने में हेल्प आउट करता है। So as a consequence, any transformation that occur under mechanical energy action and is accompanied by the broken of the chemical bonds, तो ये उसको लीड कर देती है उस जगह पे जहाँ पे chemical bonds break कर सकते हैं। Even in the conditions of the coexistence of the other factors, for example, heat, light, radiation, chemical agents, has a mechanochemical nature. तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये सारे सपोर्ट करेंगे उसके मैकेनिकल नेचर को डिसाइड करने में और उसको डिफॉर्म करने में। From this rule are excluded only the breaks which do not imply the breaking of the broken of the chemical bond, the cleavage of the pieces of the paraffin, and that some occurring in the absence of the mechanical field. ये अब ये जो फिनोमेना है मैकेनिकल सॉलिसिटेशन का, ये हर जगह पे अप्लाई होगा, सिर्फ वहां नहीं हो रहा जहाँ पे मैकेनिकल फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, जहाँ पे आपका कोई बॉन्डिंग या कोई इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं ही नहीं जो आपस में कोई मैकेनिकल बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो उसके मतलब कहने का ये है कि ये हर जगह पे मैकेनिकल स्ट्रेस भी अप्लाई हो सकता है और ये सपोर्टिंग फैक्टर्स भी हर जगह पे अप्लाई हो रहे हैं। हाउएवर अगर ये कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है तो फिर अगर मैकेनिकल उसकी जो है फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो फिर नहीं होगा, फिर यू कैन अवॉइड इट, कि अगर वो एक ओपन वो चीज किसी जगह पे कोई पड़ा हुआ है तो ठीक है, उसके ऊपर हो सकता है ना हो, अदरवाइज जो है वो हर एक पे हो सकता है। और ये जो फैक्टर्स हैं हीट, लाइट, रेडिएशन जो है दीज आर ऑलवेज सपोर्टिंग फैक्टर, ये हमेशा उसको डिटेरियोरेट कर सकते हैं। फिर है फील्ड ऑफ फोर्स, ये इन्फ्लुएंस करती है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इनिशिएशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट रिएक्शन, एंड दीज वंस
in turn causes the rearrangement of structural element belonging to the different level of organization. तो जो field of force होता है ये probability को mention करेगी कि कहाँ पे जो है वो different reactions हो सकते हैं, और एंड जो उनकी रीअरेंजमेंट है, स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट्स हैं, वो कहाँ पे हो सकती हैं. तो जो फोर्सेस होती है, फील्ड ऑफ फोर्स होती है, बेसिकली ये एरिया लोकेट कर लेती है. जैसे मैंने आपसे कहा है कि एरिया ऑफ द डिफॉर्मेशन लोकेट हो जाता है, इसी तरह से ये जो पॉलीमर्स के अंदर यहाँ पे वो फोर्स, फील्ड ऑफ फोर्स होती है, उस एरिया को लोकेट कर देती है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के चांसेस होते हैं. ठीक है, तो इसलिए जो है वो किसी भी मैकेनिकली किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए अगर आपको ये पता है कि ये वाला एरिया इफेक्ट हो सकता है, देन यू कैन प्रोटेक्ट इट. ठीक है, जैसे आपने देखा है जब जो बैट्समैन होता है जो क्रिकेट खेलते हैं, जैसे स्पोर्ट्स में है, तो उसमें देखिए उन्होंने पर्टिकुलर एरिया जो होता है, जैसे रिस्ट का एरिया होगा, ठीक है, ये नीज होंगी, ये इन चीज़ों को कवर किया होता है, इन चीज़ों पे बैंडेज की होती है. इनको कवर करने का पर्पस क्यों होता है? बिकॉज दिस रिस्ट, दिस इज ऑल्सो ऑलरेडी अ जॉइंट, तो ये जॉइंट के ब्रेकिंग के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज वहां पे तो ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है, लेकिन उसके पीछे जो बोन है दैट इज द स्ट्रॉन्ग बोन. अच्छा, रिकनेक्ट इन द मीटिंग बिकॉज इसका लेस देन 1 मिनट आ रहा है, तो आप प्लीज इसको रीजॉइन कर लें मीटिंग को. हेलो मोहसिन, आपने हैंड रेज किया, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस मैम, क्वेश्चन है. मैं जस्ट क्लेरिफाई करना चाह रहा हूँ, ऐसे कि पानी की अगर बोतल भरी हुई है और हम ऊपर से नीचे गिराते हैं और वो दरमियान से फटती है, तो इसका मतलब ये है कि वो फोर्स जो है ना वो एक स्पेसिफिक पॉइंट तक अफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से वो एरिया से ब्रेक होगा, सारी बोतल नहीं फटेगी. यही इससे मुराद है? यस, इससे यही है कि जो है वो अगर आप असल में ये देखें, आप कहते हैं ना कि आपने भरी हुई फेंकी है, ठीक है, अगर आप उसको ड्रैग करेंगे ना, अगर आप बॉटल को ड्रैग करते हैं, खींचते हैं उसको किसी चीज़ के ऊपर, सरफेस के ऊपर, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर बकेट है तो बकेट को आप पानी की बकेट को आप सरफेस के ऊपर ड्रैग करेंगे तो उसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो डिफरेंट आएगा. ठीक है, अगर आप उसको एम्प्टी को ड्रैग करते हैं तो फिर उसका डिफरेंट आएगा, वेट का डिफरेंस आ जाता है, उसके अंदर जो है फोर्स डिफरेंट अप्लाई होती है. इसी तरह से अगर आप किसी चीज़ को ऊपर से फेंकते हैं, ठीक है, तो आप उसका जो फोर्स का पॉइंट होगा ना वो नीचे तक आते आते डिफरेंट आ जाएगा. तो इट इज़ करेक्ट कि चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ एक ही पैटर्न को वो फॉलो नहीं करती हैं, बल्कि उन्होंने ये देखना होता है कि उनका जो वीक एरिया है या वीक पॉइंट कौन सा है, और जब एक दफ़ा पता चल जाता है ना कि ये वीक पॉइंट है, तो जो सारे के सारे सपोर्टिंग फैक्टर्स होते हैं वो उस वीक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं. ये डिफॉर्मेशन की मेजर इसका एक आप कह लें कि इसका मैकेनिज्म होता है कि जैसे आप देखें कि अगर ये पता है ना कि अच्छा इस चीज़ में ये फॉल्ट है, ठीक है, तो सारी के सारी अटेंशन होते हैं वो उस फॉल्ट की तरफ हो जाती है. ठीक, इसी तरह से जो मैकेनिकली कोई भी चीज़ होगी, तो जब पता है कि अच्छा इस पॉइंट को हिट करें, ठीक है, तो इस पॉइंट को हिट करने से हम इस चीज़ को जल्दी ब्रेक कर सकते हैं, तो आप उसी पॉइंट को हिट करेंगे और आप अपनी जो जितनी एनर्जी होगी उस एक पॉइंट के ऊपर लगाएंगे, इंस्टेड कि हम उसको इधर उधर से उसको अगर हम करना भी स्टार्ट करते हैं ना हिट, तो उसका हमें कोई फायदा ही नहीं होगा. तो दैट्स माई सेंटर पॉइंट होता है, वो हमेशा इसके अंदर लोकेट हो जाता है. मैम, मैंने जो बोतल की बात की है मोहसिन ने, उसमें जो है वो एक तो ये भी पॉइंट है ना कि जहाँ पे उसकी मतलब मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट है, जहाँ से वो मतलब क्लोजिंग हो रही है उसकी, वो भी साइड जरा उसकी हार्ड होती है, और ऊपर जो है उसकी का जो है किनारा वो भी जरा हार्ड होता है, तो दरमियान में वो जो है वो जरा उसकी थिन लेयर होती है. यस यस, ये भी उसका असल में ये देखें ना कि वो जब मैन्युफैक्चरिंग की है, तो अब मैन्युफैक्चरर क्या चाहेगा, मैन्युफैक्चरर अब देखें हर थिन लेयर से फटेगा, बियर ही नहीं करेगी. यस, असल में सारे फैक्टर्स आ जाएंगे ना, स्ट्रक्चर भी वहीं पे वीक है, ठीक है, फोर्स भी वहीं पे लग रही है, प्रेशर भी पानी का वहीं पे होगा, तो इसलिए उस जगह को डीफॉर्म करना इजी हो गया जहाँ पे ये सारे फैक्टर्स कलेक्ट हो गए. जहाँ पे फैक्टर्स कलेक्ट नहीं होंगे उस जगह को पढ़ना फिर डिफिकल्ट हो जाता है. तो ये सारे ये जो बल्कि एस्पेक्ट है कि वो वहाँ से कुछ थिन लेयर है उसकी, ये सारे उसके केमिकल आ जाएंगे कि केमिकली स्ट्रक्चर वहाँ से वीक होगा, तो वहाँ से उसको करना ब्रेक ईजी हो जाता है.
yes it is interconnected with this. तो इस तरह से जो फील्ड ऑफ फोर्स है वो इफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इनिशिएशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट रिएक्शंस एंड दीज वंस इन टर्न कॉजेस द रीअरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंटल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है जो भी कोई भी चीज़ होती है वो इजीली उसको डिफॉर्म करना इजी नहीं होता। उससे पहले जितनी भी स्ट्रक्चर की जो हम कहते हैं ना कन्फर्मेशंस होती हैं, तो कन्फर्मेशंस बेसिकली क्या होती हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री में जब आप कन्फर्मेशंस पढ़ते हैं तो बेसिकली वो जो होती है डीलोकलाइजेशन होती है एनर्जी की, और एनर्जी इसीलिए डीलोकलाइज करते हैं ताकि वो किसी एक जगह पे उस इकट्ठी ना हो और वहाँ पे कोई सेंटर पॉइंट जनरेट ना करे, बल्कि वो फौरन से डिसिपेट हो जाए, ताकि वो जो स्ट्रेस होता है एक तरह से वो भी एनर्जी की फॉर्म है ताकि वो रिलीज हो। ठीक है, तो लेकिन अगर जो उसकी फोर्स है वो किसी एक जगह पे कलेक्ट होती है तो फिर उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इस तरह से ये वाले फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो मैकेनो केमिस्ट्री होती है, मैकेनिकल बिहेवियर जो उसका होता है, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, दैट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड एंड दे बिकम इजी टू डीफॉर्म द स्ट्रक्चर। अच्छा, अब ये जो है एक मुकर्मी जो है ही इज अ रिसर्चर, दे रिकंसिडर्ड द मैकेनो-केमिकल कॉन्सेप्ट। इन्होंने मैकेनो-केमिकल का ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कह रहे हैं कि मैकेनिकल और जो केमिकल बिहेवियर है इसको इन्होंने इस तरह से कहा, द ऑथर टेक्स इनटू अकाउंट द चेंज ऑफ द पॉलीमर स्ट्रक्चर अराइजिंग बाय स्प्लिटिंग ऑफ द नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अंडर मैकेनिकल स्ट्रेस। इन्होंने कहा कि जो ये जो बिहेवियर है पॉलीमर स्ट्रक्चर का ये अराइज कर रहा है बाय स्प्लिटिंग ऑफ नॉन कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब है कि मेन चेन तो कोवलेंट बॉन्ड की बनी हुई है, ठीक है, लेकिन जो साइड पे स्ट्रक्चर्स थे वो जिसको हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, कोवलेंट बॉन्ड, ये वंडरवॉल फोर्सेस उसकी हो सकती हैं तो उसको सपोर्टिंग हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि आपकी मेन चेन ब्रेक करे तो आपकी डिफॉर्मेशन हो, आपकी साइड चेन पे भी अगर इफेक्ट आ रहा है तो भी आपका जो पॉलीमर होगा उसका मैकेनिकल बिहेवियर चेंज हो जाएगा। इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। हम हमेशा उस चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि जो एक सेंट्रल पॉइंट होती है, ठीक है, अगर कोई सेंट्रल फिगर है, सेंट्रल पॉइंट है, तो देखिए उसको लोकेट करना तो मुश्किल हो जाता है। ये जो हम कहते हैं ना स्टीरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर होता है, तो उसके लिए क्या जरूरत होती है, पहले लिविंग ग्रुप जो है, जो आसपास के ग्रुप्स होते हैं उसको ब्रेक करें। अगर आपने किसी पार्टी को तोड़ना है तो आप क्या करेंगे, आप उसके लीडर को तो नहीं तोड़ेंगे ना एकदम से, क्या कर सकते हैं, उसके जो सराउंडिंग में लोग हैं उनको टारगेट करें, फिर उनके आसपास जो सबसे पहले वो लोग देखें जिनके उनके साथ कोई क्लैशेस आए कि जो वीक है उस पर, ठीक, पहले उनको करें, फिर ग्रेजुअली गो टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर वन जिनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। इसी तरह मटेरियल के केस में, जो पॉलीमर के केस में, आप सेंट्रल को एकदम से ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब इट इज हार्ड टू ब्रेक द कोवलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द सेंटर। वो तो कोई अचानक ही बहुत बड़ा शॉक लग जाए या कोई ऐसी एनर्जी आ जाए कि कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाए तो वो ब्रेक हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो ब्रेक ना हो। बट इजी क्या है, इजी ये है कि वो जो सराउंडिंग के जो सारे ग्रुप्स थे उनकी एनर्जी को ब्रेक कर दे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वीक हो जाएगा स्ट्रक्चर, तो वीक स्ट्रक्चर को ब्रेक करना इजी हो जाएगा। The author takes into account the change of the polymer structure arising by splitting of non-covalent bond। तो इन्होंने क्या कहा कि बजाय इसके कि आप सेंट्रल को वो जो कोवलेंट बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करें, why don't you go for those groups which are non-covalently bonding, इसलिए कि उनको तो ब्रेक करना इजी है अंडर द मैकेनिकल स्ट्रेस। तो मैकेनिकल स्ट्रेस में पहले उन बॉन्डिंग की ब्रेकेज की जो कंडीशन होगी या जो अवेलेबिलिटी होगी, सुटेबिलिटी होगी, वो ज्यादा हो जाएगी। In respect to this concept, the mechanical induced changes from one conformational state to the other is accompanied by the variation of the free energy of the system and represents a mechanochemical transformation। इसका मतलब है कि अगर हम इस concept को use करें तो this is the very एक्सप्लेन कि जरूरी नहीं है कि सारे स्ट्रक्चर जो है वो मेन स्ट्रक्चर से ब्रेक करें या उनके अंदर वीकनेस आए, बल्कि जो उनके आसपास के ग्रुप्स होते हैं जिनका उनके साथ शायद कोई डायरेक्ट रिलेशन ना हो, वो ग्रुप्स भी एक्चुअली बहुत पॉजिटिव पार्ट प्ले कर रहे होते हैं एनर्जी को या उसको मैकेनिकली उस स्ट्रेस को लोकलाइज करने के लिए। ठीक है, आप जो मटेरियल को ब्रेक कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि उस एक्चुअल मटेरियल को ही ब्रेक करें, अगर आप उसके साइड पे भी मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते रहेंगे तो भी उसके ब्रेकिंग के चांसेस हो जाएंगे। सो अगर हम अब कॉन्सेप्ट को माइंड में करें तो द मैकेनिकल वन, द मैकेनिकल ये जिसको हम मैकेनोकेमिस्ट्री कह रहे हैं, द मैकेनोकेमिकल वन defined as the conversion of mechanical into chemical energy and
chemomechanical thus consisting in generation of mechanical work as a result of the chemical reaction। ठीक है, तो ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में कहा कि बेसिकली ये जो टर्म है इसमें हम दोनों चीज़ों को यूज कर रहे होते हैं, इसमें इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व होगा और इसमें इसका मैकेनिकल बिहेवियर जो है वो भी इन्वॉल्व होगा। So now this is the diagram which represents the schematic representation of mechanochemical process। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी यहाँ पे ब्लर नजर आ रही होगी, जो मैं बुक आपको सेंड करूंगी उसको आप जूम करिएगा तो उसमें आपको क्लियर नजर आएगा। तो एनी हाउ यहाँ पे मैंने ये जो कुछ फैक्टर्स थे जो यहाँ पे नहीं शायद क्लियरली पढ़े जा रहे थे, तो मैंने ये साइड पे लिख भी दिए हैं ताकि हम इसको जरा क्लियरली देख लें कि ये क्या चीज़ है। तो ये एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है मैकेनिकल प्रोसेसेस की। ठीक है, तो ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं वो किस तरह से हो रहा है कि ये देखिए, ये आपका केमिकल सब्सटेंस है। ये केमिकल सब्सटेंस आपका कोई पॉलीमर भी हो सकता है, कोई क्रिस्टल भी हो सकती है, या फिर कोई क्रिस्टल सॉलिड बॉडी भी हो सकती है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल कोई वर्क आप कर रहे हैं, कोई एनर्जी कर रहे हैं, तो वो इसके ऊपर डायरेक्ट उसका इसके साथ रिलेशन है, और या डायरेक्ट वो इसके ऊपर इम्पैक्ट करती है स्ट्रक्चर के ऊपर। ये जो इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी है वो किस तरह से कर सकती है, उसके अंदर इम्पैक्ट फोर्सेस भी हो सकती हैं, किसी भी टाइप की फोर्सेस उसमें हो सकती है। वो अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो अभी अपनी फॉर्मेशन की स्टेट पे है, तो यहाँ पे हाई स्पीड स्टीयरिंग हो सकती है। ये मैंने हाई स्पीड स्टीयरिंग यहाँ पे लिखी है, अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आए तो दिस इज हाई स्पीड स्टीयरिंग। ये हाई स्पीड स्टीयरिंग हो सकती है, ये मिक्सिंग हो सकती है, ये इम्पैक्ट वेव्स हो सकती हैं, उसमें मीडियम लिक्विड मीडियम हो सकता है, सॉलिड बॉडी हो सकती है, या फिर इसके अंदर डायलेशन कंप्रेशन हो सकता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं सारे, ये मैकेनिकल एनर्जी के जो फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे डायरेक्टली किसको इफेक्ट करते हैं, केमिकल सब्सटेंस को या उसकी नेचर को। ठीक है, और ये डायलेशन और कंप्रेशन, ये जो जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया ना कि आर्टरीज और वो श्रिंक भी कर सकती हैं, या वो अंडर सम कंडीशन वो ज़्यादा उसमें एक्सपैंड कर जाए, तो ये मटेरियल्स की वो कंडीशन होती है जिसमें मटेरियल के अंदर सडन श्रिंकेज आ जाती है। जैसे कोल्ड वेदर के अंदर आपको पता है चीज़ें श्रिंक कर सकती हैं, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो तो चीज़ें एक्सपैंड कर सकती हैं, एक्सप्लोड कर सकती हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स विच कैन डायरेक्टली रिलेट, द मैकेनिकल फैक्टर विच कैन डायरेक्टली इफेक्ट दिस केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, उसके बाद ये वो फैक्टर्स हैं जो एनवायरनमेंट के। तो हमने पीछे देखा था कि पहले हमने देखा कि मैकेनिकल फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, तो बोथ जो है वो केमिकल सब्सटेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट के अंदर नेचुरल फैक्टर्स भी आ सकते हैं और स्पेशल डिजाइन भी हो सकते हैं। ऐसे फैक्टर्स जो कि नेचुरली आपको पता है कि किसी चीज को इफेक्ट कर सकते हैं, या आपके सेल्फ इंड्यूस्ड भी फैक्टर्स हो सकते हैं। सेल्फ इंड्यूस्ड फैक्टर्स से मेरा मतलब ये है कि आपने देखा है कि जब कभी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनको जब कोलैप्स करना होता है या उनको ब्लास्ट करना होता है, तो क्या करते हैं, उनके आसपास उनको पूरे उस एरिया को वो करके तो उसी बिल्डिंग को जो है वो एक्सप्लोड कर देते हैं। अब इसका मतलब है कि एक्सप्लोड अगर हम नेचुरली उसकी एक्सप्लोड होने दें, या नेचुरली उस बिल्डिंग को कोलैप्स होने दें, तो दैट में टेक इयर्स, दैट में टेक एजेस, तो काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर कोई नई बिल्डिंग वहां पे खड़ी करनी है या कोई ऐसा उस पर करना है, तो फिर क्या करेंगे, फिर एनवायरमेंटल फैक्टर या सिंथेटिकली ऐसे काम करें कि वो जो वहां पे जो वो बिल्डिंग होती है वो कोलैप्स कर जाती है। तो इसी तरह से स्ट्रेस अगर डेवलप हो जाता है, मैकेनिकली मटेरियल डीफॉर्म हो जाता है पॉलीमर, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हो रहा एंड यू नीड इट, आपको रिक्वायर्ड है, जैसे अगर हमें डी शेपिंग करनी है, हमें डिफरेंट फॉर्म्स बनानी है, तो क्या करेंगे, हम उसको खुद से उसको वो करेंगे कि उसके बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाए, इस एरिया में चला जाए, तो फिर हम इस तरह से उसके जो एनवायरनमेंट होता है वो नेचुरल एनवायरनमेंट भी उस पर कर सकते हैं, और उसको सिंथेटिकली भी हम ऐसे फैक्टर्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिसकी वजह से उस स्ट्रक्चर की डिफॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, या मैकेनिकली उसके ऊपर बिहेवियर जो है वो डेवलप हो सके। अब ये जो कंडीशन है कि ये जो केमिकल सब्सटेंस का जो इफेक्ट है, ये अंडर द द आइसोथर्मल कंडीशन हो सकता है। आइसोथर्मल में आपको पता है टेम्परेचर सेम रहता है, तो ये आइसोथर्मल कंडीशंस के अंदर इसके अंदर जो है वो इसमें चेंजेस आ सकती हैं। ये देखें, इसके अंदर जो है ये यहाँ पे अपीयरेंस ऑफ द एक्टिव सेंटर्स हैं। हमने एक्टिव सेंटर की बात की पहले, फिर हमने कहा कि उसके अंदर डिफॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड हो सकता है, उसके अंदर स्प्लिटिंग हो सकती है ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स की। तो ये जो आई डोंट नो कि आपको शायद इस टाइम ये डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा जो इसके अंदर लिखा हुआ है, लेकिन जो बुक है उसके अंदर ये पिक्चर में आप उसको जूम करेंगे तो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। फिर इसके अंदर केमिकल एनर्जीज आ जाती है, इसमें थर्मिक है, और इसके अंदर एक्यूस्टिक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक बैरियर है, और ये ल्यूमिनेसेंस है। ये फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली अंडर द आइसोथर्मल कंडीशंस इसके ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं।
अब ये देखिए कि ये जो केमिकल एनर्जीज इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन के हमने डिफरेंट प्रोसेसेस दिखाए हैं, ये किस चीज को लीड कर रहा है? ये बेसिकली लीड करेगा कि जो स्ट्रक्चर है आपका उसके केमिकल इफेक्ट भी आएंगे और उसके ऊपर फिजिकल इफेक्ट भी आएंगे। मतलब आपका जो सब्सटेंस है उसके ऊपर जब मैकेनिकल एनर्जी पड़ी है, मैकेनिकल एनर्जी के फैक्टर्स मिले और उसके ऊपर एनवायरनमेंट ने इफेक्ट किया है, तो उस पूरे ने उस सिस्टम की जो केमिकल एनर्जी है उसको डिस्टर्ब किया है। ठीक है, ये अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जो सारी एनर्जी डिस्टर्ब हुई है, इसमें भी टेम्परेचर का फैक्टर है ही नहीं, इसलिए कि ये जो हम मैकेनोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम उसको टेम्परेचर के इफेक्ट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं बेसिकली, वरना तो वो थर्मोमैकेनिकल हो जाता है। ठीक है, तो हम इसलिए मैकेनिकल नहीं कर रहे, तो हमने आइसोथर्मल कंडीशन यहाँ पे मेंशन कर दी है। फिर ये जो केमिकल एनर्जीज है, ये जो उसके स्ट्रक्चर को मिली है, ये इनकी डिफॉर्मेशन के इफेक्ट्स देखें कि केमिकल भी हो सकते हैं और फिजिकल भी हो सकते हैं। अगर आप इसमें ये देखें कि केमिकल हैं तो केमिकली वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो सकती है, इसमें कोई मैकेनिकल बिहेवियर उसका चेंज हो सकता है, फिर इसमें चेंज जो होते हैं वो इंटरचेंज रिएक्शंस हो सकते हैं, या फिर इसमें पॉलीमर एनालॉग ट्रांसफर जो है वो इस तरह से हो सकता है, पूरी चेंज होती है, पॉलीमर से मिलते जुलते कोई ग्रुप्स होता है वो भी ट्रांसफर हो सकते हैं। जो इसके फिजिकल फिर एस्पेक्ट्स हैं उसमें इसकी जो शेप है, जो इसका स्ट्रक्चर होगा चेन का, वो ओरिएंट कर सकता है, खुद को ट्विस्ट कर सकता है, खुद को बेंड कर सकता है, वहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन हो सकती है, वहाँ पे ब्लो हो सकता है। ब्लो होता है ना, जैसे वो बॉटल्स को देखा है कि अगर आप कोई प्रेशर आए तो किसी जगह से वो थिन होंगी तो वो वहाँ से ब्लो कर सकती हैं, मतलब जैसे उनका वो बबल टाइप बल्जिंग हो जाती है जैसे, ठीक है, ब्लो कर सकती है, या फिर उनकी डायरेक्ट फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, या वो ब्रेक कर सकती है, फ्रेगमेंट होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स हो जाना, दिस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन, तो ये हो सकता है। अच्छा, अब कहाँ तक आ गए कि जब ये सारे फैक्टर्स इसके ऊपर यहाँ पे इफेक्ट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली चेंज ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, जब ये सारे के सारे काम होंगे, ठीक है, यहाँ से अब स्टार्ट किए, ये वाला फैक्टर आया है, एनर्जी का फैक्टर है, एनवायरमेंट का फैक्टर आया है, ये केमिकल एनर्जी से ये इफेक्ट्स तक आ गए, तो जब ये सारा फैक्टर्स हो जाएंगे तो अल्टीमेटली किस चीज को लीड करेगा? अल्टीमेटली जो आपका स्ट्रक्चर है वो चेंज ऑफ द स्ट्रक्चर चेंज होगा और उसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो भी चेंज हो जाएंगी। सो दिस डायग्राम represents the chemical representation of the mechanochemical process. In turn, so इस लेक्चर को कंप्लीट कर ले प्लीज। मैम ये इतना याद नहीं होगा, आप अच्छे से जानते हैं, ये इतनी चीजें देखना पड़ती हैं, बाकी आपकी मर्जी जैसे आप कहते हैं। मेरी मर्जी तो ये है कि लेक्चर कंप्लीट कर ले। देखिए लेक्चर की जो है ना वो कोई कंटिन्यूटी तो रखनी होती है ना, ऐसे बीच में तो नहीं छोड़ सकते ना, ठीक है। मैम ये चीजें काफी मुश्किल है, बाकी जैसे आप कहते हैं कर लेते हैं। मुश्किल किधर है, आप इतने बड़े हैं, पहले आप लोगों ने इतने इन चीजों से रेलेवेंट कोर्सेज पढ़े भी हुए हैं, ये कौन सा आप, ठीक है कोर्स आपके लिए, आई अंडरस्टैंड कि कोर्स आपके लिए न्यू है, तो लेकिन ये कि आई थिंक के ना हमें कर लेना चाहिए, इट इज बेटर कि हम कर लें, हमारे पास टाइम भी है और हमें कोई ऐसी कंस्ट्रेंट्स भी नहीं है, तो आई थिंक हमें लेक्चर को कर लेना चाहिए, ठीक है। मुझे ना आवाज नहीं आ रही, किसी की ना डिस्टॉर्शन हो रही है, आई डोंट नो, समवन वांट्स टू टॉक और समथिंग। तो वैसे भी ये देखें सिर्फ 9 स्लाइड्स और सिर्फ 12 स्लाइड्स तक है, ठीक है। अच्छा, in turn the chemical reaction released under the mechanical forces give up a new spatial disposal of atoms, functional groups, macromolecules, conformational changes, which is in the supramolecular organization formation, and all these changes would assume the reversibility of the process, ठीक है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इनमें से ये जो फैक्टर्स हैं वो रिवर्स भी हो सकते हैं। आपको पता है कि पॉलीमर है तो जरूरी तो नहीं है कि एक दफा अगर फैक्टर हो गया है तो ये चीजें रिवर्सिबल कंडीशन में एक्ट कर सकती हैं। प्रेशर डाला है, प्रेशर रिलीज कर दें, ठीक है। अगर जो है वो एनवायरनमेंट में कोई पीएच ज्यादा हो गई है, पीएच कम कर ले। However, only the mechanochemical processes which takes place in the living world, these ones having the self-sensing and the self-regulating properties are reversible. In all other cases, the mechanical properties is irreversible. कहाँ पे रिवर्सिबल हो जाएंगी? जहाँ मैंने आपका पीएच चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं,
रिवर्ट कर दें कंडीशन को। तो जब हम बायोलॉजिकल प्रोसेस कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला ने ऐसी वो रखी होती है नेचर के अंदर कि वहाँ पे ये प्रोसेसेस जितने हमने फैक्टर्स बताए उनके रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। जब इसीलिए तो हम देखें बीमारियों से रिकवर इंसान कर जाता है, बड़े बड़े फ्रैक्चर्स को हील कर जाता है, बिकॉज वहाँ पे रिकवरी के चांसेस होते हैं। लेकिन मटेरियल के केस में जो पॉलीमर्स होता है, जो सिंथेटिक होता है, उसमें अभी जो है वो उसकी रिवर्सिबिलिटी के चांसेस कम होते हैं। इसीलिए आपकी बकेट टूट जाए तो आप उसको जोड़ नहीं सकते, बॉटल फट जाए तो आप उसको दोबारा से नहीं कर सकते, यू नीड टू रिप्लेस इट। ठीक है, आपका शॉपिंग बैग फट गया है तो फट गया, आप उसको जोड़ नहीं सकते, ये इरिवर्सिबल कंडीशंस है। लेकिन नेचुरल जो है आपको पता है कि नेचुरली जो चीजें होती हैं वो हील अप हो सकती हैं, तो इसलिए नेचर रिवर्सिबल देता है और अदरवाइज द थिंग्स कैन बी इरिवर्सिबल। देन यही जो मैकेनोकेमिकल प्रोसेसेस हैं जो हमने पहले किए हैं आम पॉलीमर्स के लिए, अगर हम उनको बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर देखें तो बायोमैकेनिकल प्रोसेसेस में देखें, जिसमें मैंने आपसे कहा है कि चीजें रिकवर भी हो सकती हैं, हम उनको डिफरेंट एस्पेक्ट से देख सकते हैं। तो अब अगर आप बायोमैकेनिकल प्रोसेस को देखें तो ये देखें, दिस इज यस मैम लेक्चर ज्यादा हो गया, ये बायो इट्स अ डिफरेंट टॉपिक्स, तो कल ना कर लें बाकी इसको। मैम प्लीज काफी है आजकल। ओहो क्या हो गया, ये डिफरेंट टॉपिक नहीं है, ये सेम टॉपिक है, ये सेम के कंटेंट है भाई। मैम रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी। मेरी मर्जी पे चलो ना फिर। अच्छा मेरी बात सुने, पता है देखिए मैं आपको कोर्स डायरेक्ट कर रही हूँ ना, तो आई अंडरस्टैंड कि कहाँ से डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो आप ना आप टेंशन मत लिया करें, आप लोग आप ऐसे ही जो है ना वो कर जाते हैं, टेंशन होती है तो कहते हैं तो टेंशन ना ले। देखिए आप लोग अवैस आप लोगों ने तो मेरे से पहले पढ़ा भी हुआ है, आप लोगों को क्यों टेंशन होती है, आपको पता है मैंने पढ़ाना तो है ही आपको, ठीक है। तो आई नो, ठीक है, मुझे पता है कि टॉपिक कहाँ से चेंज हो रहा है, अभी ये टॉपिक चेंज नहीं हो रहा, अभी तो हम वही उसी कंटिन्यूटी में बात कर रहे हैं। सो आई नो कि जब चेंज जहाँ पे चेंज आना है वहां पे मैंने आज का लेक्चर खत्म कर दिया हुआ है, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। वैसे भी आगे 2 छुट्टियां भी हैं, पूरा वीकेंड आपके पास करने के लिए। आज भी आपके पास सिर्फ एक ही क्लास है, परेशान बड़ी जल्दी हो सैटरडे को भी कह रहे हैं क्लासेस हैं, सर सईद ने अपनी कुछ ऐसा कोई बात की थी कि शायद हो जाए क्लासें सैटरडे को। वो अगर किसी का कोर्स नहीं कंप्लीट हो रहा होगा तो वो कर ले क्लासेस, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ सैटरडे की क्लास। मतलब वो तो अगर वो चाह रहे हैं कि उनका कोर्स इस तरह से चले तो वो मेरा ख्याल कर सकते हैं। आई थिंक उसमें हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो एक्चुअली ये है कि चूंकि सेमेस्टर बिल्कुल अभी आपका स्टार्ट हुआ है और मतलब इसको जल्दी वाइंड अप करना है, तो इसलिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस का है। ये एक्स्ट्रा क्लासेस का सिर्फ पीएचडी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए नहीं है, बाकी सारे क्लासेस जो है उनके लिए भी है। अब उनमें से ये कि दैट इट इज करंटली इट इज डायरेक्शंस के वो उसको इंक्लूड कर दें टाइम टेबल में, लेकिन अभी तक वो टाइम टेबल में इंक्लूड हुआ नहीं है। और प्रीवियस जो डायरेक्शंस है उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्टर के पास उसमें ऑप्शन है। मतलब जैसे अगर मैं समझ रही हूँ कि मैं 3 लेक्चर्स में अपना कोर्स कवर कर रही हूँ एंड इट विल बी ओके, तो आई डोंट थिंक सो दैट आई नीड अनदर क्लास, ठीक है। तो मे बी वो ही इज टेकिंग द प्रैक्टिस। जैसे मैं अगर आपको लेक्चर कर रही हूँ तो मैं अपना लेक्चर वो पूरे उसमें कर रही हूँ 2 क्लासेस को, तो आई थिंक कि दैट कवर्स द द 4th लेक्चर एज वेल, वो उसमें इतना मसला नहीं है। तो मैं आई एम मोर कन्वीनियंट विद द 3 लेक्चर्स एक्चुअली। पेपर्स बच्चे फेब के स्टार्ट्स मिड जो है, अच्छा 2nd फेब से। और फिजिकल लेने हैं आप लोगों ने, मतलब वो जो है वो क्या नाम जो आई डोंट नो अभी पीएचडी की डायरेक्शंस तो नहीं है, लेकिन जो हम जिन बाकी सेमेस्टर्स को करवा रहे हैं उनकी तो फिजिकल ही एग्जाम्स देने हैं, बिकॉज उनके साथ प्रैक्टिकल वगैरह के कोर्सेज हैं, तो इसलिए उनकी फिजिकल की हैं अभी डायरेक्शन। बट लेट्स सी, बिकॉज अभी जो है अभी तो वो बच्चे आएंगे, वो प्रैक्टिकल्स करेंगे, फिर द सिचुएशन विल बी ऑब्जर्व्ड, और फिर उसमें है उनके वैसे एग्जाम्स की, फिजिकल एग्जाम्स की है इस दफा। लेकिन आप लोगों के जो एग्जाम्स है उसके फिजिकल आई डोंट नो कि लेट्स सी कि अगर फिजिकली इम्प्लीमेंट होते हैं या नहीं होते हैं। तो वैसे एग्जाम जो आपका मिड एग्जाम है वो आप मेंटली प्रिपेयर रहे, वो आपका फेब के स्टार्ट से है, 2nd फेब से है, और 1 वीक होता है और उसके अंदर वो स्केड्यूल है और वो होना ही होना है, ठीक है। सो वी शुड नॉट वेस्ट द टाइम।
ओके, आई एम गोइंग टू रिज्यूम। अच्छा, तो ये जो है कि बायोकेमिकल प्रोसेस जो है, इसमें देखें कि जो केमिकल एनर्जी है वो सेंट्रल पॉइंट कौन सा होगा, इसमें फर्मेंटेशन के थ्रू या कोई भी केमिकल जो रिएक्शन है उसकी पास जो केमिकल एनर्जीज हैं उसको एक तो बायोलॉजिकल मीडियम उसका कोई भी मीडियम हो सकता है, सेल जिस मीडियम के अंदर होंगे, बायोलॉजिकल सिस्टम जिस मीडियम के अंदर है, चाहे वो इन विट्रो का सिस्टम है या इन विवो का सिस्टम है, वो उनकी एक डिफरेंट जो है कंडीशन आ जाती है। बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो उसके ऊपर एनर्जीज आएंगी, उसके ऊपर ये देखिए उसमें सुप्रामोलेकुलर ऑर्गेनाइज्ड इसमें प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस हैं इन मैकेनो एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। तो ये डिफरेंट एक्साइटेशन की स्टेट्स होती हैं जिसमें उसके पास एक्साइटेशन की स्टेट है या मैकेनिकली एक्टिवेशन की स्टेट होती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो केमिकल उस जो सबस्ट्रेट होगा या जहाँ पे वो एक्ट कर रहा है जो उसका सेंट्रल पॉइंट है उसके साथ ही डायरेक्टली जो है वो रिलेटेड है। यहाँ से आपके पास जो है ये इफेक्ट्स आ जाते हैं जो बायोकेमिकल सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करते हैं। इसमें चेंज आ सकती है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम, फंक्शनल ग्रुप की कंफर्मेशन हो सकती है और इसमें सुप्रामोलेकुलर प्रोटीन फॉर्मेशन, ये इसके अगर वहाँ पे कोई लम्प्स डेवलप होते हैं या किसी किस्म की भी जो चेंज आती है तो सारे के सारे इसमें फैक्टर्स जो है वो काउंट होते हैं। ये लीड करता है मैकेनिकल वर्क को, मतलब वो जो सिस्टम है जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर सारे के सारे फैक्टर्स जो है इफेक्ट कर सकते हैं। उसमें उसका स्ट्रक्चरल चेंज भी आ सकता है, उसका मीडियम चेंज भी आ सकता है, उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट आ सकता है और वो सारे के सारे जो है वो मैकेनिकल वर्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो दिस इज अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बायो मैकेनो-केमिकल प्रोसेस। So this is only the difference in these two diagrams. तो ये जो कीमो-मैकेनिक इसमें पाथ है, this was demonstrated in the first place by Mohan, and ये जो experiments थे ये डिजाइन हुए थे कीमो-मैकेनिकल एनर्जी इंजन्स को डिजाइन करने के लिए, which is the artificial system। तो ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बहुत कोई इमर्ज्ड नहीं है कि ये कोई 100 साल हो गए इन टर्मिनोलॉजीज को या ये सेंचुरीज अगो इनकी हो रही है, कि बिल्कुल इमर्जिंग चीजें हैं, अभी तो लोग इन चीजों को टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। द ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर देयर टेक्निकल पोटेंशियल इन प्रेजेंट बीइंग अवेलेबल माइक्रो इंजन्स और micro robots, drug delivery system, chemical walls, but also because these processes stimulate important biological phenomena such as membrane transport or muscle contraction, each of which the mechanochemical mechanism have already been approved। और ये अभी मैंने आपको आज के लेक्चर में वो मसल कॉन्ट्रैक्शन वाली भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि क्रैम्प्स वगैरह जो है डेवलप हो जाते हैं। जो मल्टी स्टेज करेक्टर है ऑफ मैकेनो-केमिकल प्रोसेस का, तो जो मल्टी स्टेज होता है दिस इज द करेक्टर ऑफ द मैकेनो-केमिकल प्रोसेस व्हिच इज डिफाइंड एज बीइंग द टोटलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो टोटल सिस्टम है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है दैट अकर ऑन ऑल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस्ड पॉलीमर्स। तो मैकेनिकली जो स्ट्रेस्ड पॉलीमर है उसके ऊपर जितने उसके फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे उसमें इफेक्ट करते हैं, लेकिन वो डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू वो उसके ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं पॉलीमर्स के ऊपर। Essentially 3 different steps can be distinguished। एक इसमें है मैकेनो एक्टिवेशन का जिसको मैकेनो एक्साइटेशन भी कहते हैं, सेकंड इसमें है मैकेनो क्रैकिंग जिसको हम क्रैक प्रोपेगेशन भी कहते हैं, स्प्लिटिंग भी कहते हैं, और थर्ड है इसमें माइक्रोस्कोपिकल क्लीवेज। क्लीव जो होता है, क्लीव भी आपको पता है वो जैसे वो मैंने आपको कहा ना जैसे किसी चीज को टीयर करते हैं, आप फाड़ दें किसी चीज को तो उसके अंदर क्लीवेज आ जाता है, जो क्रैक आता है ना उसको, तो एक उसके लिए क्रैक की टर्म यूज होती है और क्लीव जो होता है उसमें दोनों जो क्रैक जो होता है वो एक सिंगल एक तरह से टर्म उसमें होती है, कहीं से भी प्रोड्यूस हो जाती है। तो क्लीवेज में जो होते हैं चीजें जो होती हैं 2 हिस्सों में अपार्ट हो जाती हैं जिसको क्लीवेज कहते हैं। और एज अ रिजल्ट ऑफ द सुप्रामोलेकुलर मॉर्फोलॉजिकल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पॉलीमेरिक मटेरियल, तो ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ द इलास्टिक एनर्जी इनटू द पॉलीमर स्ट्रक्चर है फॉलोड बाय इट्स डिसिपेशन ऑन द स्ट्रक्चरल एलिमेंट and chemical bond for the main chain, which is reflected in the last instant is the formation potential energy of the system. In this way the polymer itself passes into an activated mechano excited state or इसको excess of the energy होती है dissipate हो जाती है।
तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम उसको इसकी एक्साइटेशन कहते हैं या उसकी मैकेनिकल उसका बिहेवियर कहते हैं, तो उसके अंदर ये जो एनर्जी डिसिपेशन होता है, डिसिपेशन का मतलब होता है किसी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, डिस्पर्स हो जाना। और इसमें जो एनर्जी होती है, आप अगर पॉलीमर के अंदर एनर्जी किसी एक जगह पे सस्टेन करती है तो वहाँ पे क्रैक डेवलपमेंट में या उसकी ब्रेकेज के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर एनर्जी डिसिपेट हो जाती है तो फिर वहाँ पे उसके डैमेज के चांसेस कम हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर इन केस ऑफ एक्सीडेंट, अगर ये जो गाड़ियों के अंदर ये जो इलास्टोमेरिक सीट्स होती हैं, सीट्स जो फोम की बनी होती है, बाकी सारी बॉडी मेटालिक बॉडी होती है, और वो जो सीट होती है वो पर्टिकुलरली एक इलास्टिक टाइप मटेरियल की बनाते हैं, तो वो इसलिए बनी होती है ताकि अगर जब इन केस ऑफ द एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट क्या है बेसिकली, एक्सीडेंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोलिजन होती है, तो जब वो कोलाइड करती है कोई चीज़ तो वो एक जो चीज़ होती है वो अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर कर देती है। तो इसी तरह देखें कि जो व्हीकल बहुत स्पीड से आ रही होती है उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो डैमेज बहुत ज़्यादा करती है, और अगर जितनी वो कहते हैं ना स्लो स्पीड होती है उतनी डैमेज कम होती है। अब एनर्जी डिसिपेशन ये चीज़ होती है कि अगर तो इन केस ऑफ द एक्सीडेंट, इन केस ऑफ द कोलिजन, किसी पैसेंजर को वो एनर्जी मिली है, अब क्या हो सकता है, अगर तो वो पैसेंजर की एनर्जी डिसिपेट हो गई, ठीक है, पूरे बॉडी को शॉक लग गया, तो इन दैट केस जो डैमेज होता है उसके चांस कम हो जाते हैं, ठीक है, अगर पूरी की पूरी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर हो जाए। लेकिन अगर वो किसी एक जगह पे चली जाए तो फिर वहां पे डैमेज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मतलब अगर आप कहीं किसी ऐसी कोलिजन में गिर जाते हैं तो आपकी एनर्जी डिसिपेट हो गई। अब डिसिपेट का मतलब ये है कि पूरी बॉडी को एक तरह से चोट आएगी, लेकिन कोई भी चोट इतनी सिवियर नहीं होगी कि आपको आपके लिए हार्मफुल हो। लेकिन उसके बजाय किसी अगर एक जगह पे प्रेशर आ जाता है, कोई बाजू आ जाते हैं, कोई टांग पे आ जाता है, तो अब क्या हुआ, अब एनर्जी डिसिपेट नहीं हुई, तो इसलिए जो फ्रैक्चर होता है उसके चांसेस जो है वो ज्यादा हुए, इसलिए कि एनर्जी जो है वो लोकलाइज्ड हो गई। ठीक है, तो दिस इज द difference between the energy dissipation and the localization of the energy। तो इस तरह से जो भी उसकी एक्टिवेटेड स्टेट तब आएगी अब उसके पास एनर्जी रिटेन रहेगी। सेकेंड इसका मैकेनिकल एक्साइटेड स्टेट है। द मैक्रोमोलिक्यूल्स स्ट्रेच्ड केमिकल बॉन्ड्स elongate and angle of the valencies are altered। तो एक्साइटेड में आपको पता है कि जब एक्साइटेशन नंबर 1 ये जो प्रोसेस होगा जिसमें उसके पास एनर्जी आएगी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो फिर ये वाला मैकेनो एक्साइटेशन का प्रोसेस होगा। और इस प्रोसेस में फिर बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रेच कर जाते हैं, इलोंगेट करते हैं और अपने एंगल्स को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक्साइटेशन जो है वो डेवलप होती है। और जब एक दफ़ा वहाँ पे एक्साइटेशन किसी पॉलीमर के अंदर डेवलप हो जाएगी तो फिर वहाँ पे मैकेनो क्रैकिंग जो होती है, मतलब वो वाली क्रैकिंग जो स्ट्रेस की वजह से आई है उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। द सेकेंड स्टेप ऑफ द मैकेनिकल केमिकल प्रोसेस स्टार्ट्स। यहाँ से जो उसकी डिफॉर्मेशन होता है उसका एक और फेज, मतलब एक तो वो फेज जहाँ पे स्ट्रेस आया और दूसरा वो फेज जहाँ पे उसने माइक्रो क्रैक, कहीं से मैकेनो क्रैक डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है, ये उसमें आ जाता है। तो दिस स्टेप गिव्स राइज टू द एक्टिव सेंटर ऑफ द लिंक्ड scissions process। The third stage, the consumption of the elastic energy during the above mentioned steps has a net result the relaxation of the whole structure। तो अल्टीमेटली आपको पता है कि कोई भी जो मटेरियल होता है या कोई भी पॉलीमर होता है वो एनर्जी को एक जगह पे होल्ड नहीं कर सकते। तो जब एनर्जी को होल्ड नहीं कर सकते तो आपको एनर्जी को कहीं ना कहीं यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट। तो जो एनर्जी है उसकी एक आप कह लें कि एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ पावर, बट यू कैन नॉट होल्ड द पावर विद द सेम एक्सटेंट ऑल द टाइम। तो इसलिए आपने उस पावर को, उस एनर्जी को कहीं ना कहीं रिलीज करना है। तो जो पॉलीमर्स होते हैं वो फिर इस तरह से वो एक्साइट होते हैं और एक्साइटेशन के बाद उनकी वो जो होती है वो कहीं ना कहीं क्रैक की फॉर्म में वो जो एनर्जी होती है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज हाउ इट बिहेव्स। सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर। Is it clear now? यस मैम। Okay. कोई क्वेश्चन करना है? मैम अभी बुक दे दें, फिर पढ़ के कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक हो गया, मैं आपको बुक सेंड कर देती हूँ। मैं आपको ये स्लाइड्स भी सेंड कर दूंगी, बुक भी सेंड कर दूंगी। और आप लोग प्लीज परेशान ना हुआ करें कि अब जो है ना क्या उसको कहते हैं, इतना पढ़ लिया इतना पढ़ लिया। देखिए जो कोर्स है ना, आप ये आपकी लाइफ टाइम काम आएंगी चीजें, और दिस इज द लास्ट स्टेज जहाँ पे अब आप कोई कोर्स पढ़ रहे हैं। इसके बाद आप बिलीव में पूरी लाइफ में मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई कोर्स पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो
हैप्पी कि एटलीस्ट द कोर्स इज क्लियर, द कंटेंट्स आर क्लियर, द मटेरियल इज क्लियर, यू शुड एंजॉय द कोर्स। ठीक है, मे बी आपको कोई कोर्सेज ऐसे आ जाए जिसमें आपको कुछ चीज़ें क्लियर ना हो, फिर क्या करेंगे? तो इसलिए जो चीज़ें क्लियर होती हैं उनको वहाँ पे ग्रैब कर देना चाहिए। तो मैं आपको ये इसका मटेरियल जो है वो आज ही सेंड कर दूँ, अभी बल्कि सेंड कर दूँ। ठीक है, ये ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।